हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका द डीबग हब में। और आज हम स्टार्ट करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर फॉर आरजीपीवी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स बहुत नियर हैं। और इस सीरीज़ में हम धीरे धीरे सभी टॉपिक्स के बारे में जानेंगे और इजी लैंग्वेज में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो ये फर्स्ट यूनिट जब हम बात करते हैं तो उसमें फंक्शंस के बारे में हमें देखना है। इवोल्यूशन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, पहले पहले क्या टेक्नोलॉजी थी, फिर कैसे 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 हर ईयर बाय ईयर अपडेशन आए, उसके बारे में। टाइप्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके बारे में देखेंगे। डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स क्या क्या होने चाहिए एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके बारे में देखेंगे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज, उनकी टाइप्स, डिफरेंट वे ऑफ प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज, जैसे यूटिलिटी प्रोग्राम्स और सिस्टम कॉल्स। सो बेसिकली पहली यूनिट इज़ वेरी इजी अगर आप इसे रटने की कोशिश नहीं करेंगे, इनफैक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो इट इज़ वेरी इजी। अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नथिंग, जस्ट जैसे हम यूज़र हैं, हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हम यूज़र कहलाते हैं, ठीक है। और सीपीयू, इनपुट आउटपुट, है ना। और जितने भी डिवाइसेस हम कनेक्ट करते हैं एक कंप्यूटर बनाने के लिए, उनके बीच में एक मीडियम होता है जिसको हम लोग इंटरफेस कहते हैं, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप अभी इस शायद इस वीडियो को फ़ोन पे देख रहे होंगे या फिर एंड्रॉयड में देख रहे होंगे, तो जो भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें ऐप्स दिख रहे हैं, पूरा एक इंटरफेस, एक मतलब एक प्रॉपर स्क्रीन का डिस्प्ले हो रहा है ना। अगर आप यहाँ वाले बटन में जाएंगे तो आपको अलग अलग मतलब प्रोसेसेस जो मतलब पीछे बैकएंड में वर्क कर रहे हैं वो दिखेंगी। मतलब आपने मान लीजिए पहले व्हाट्सएप चलाया होगा तो वो भी होल्ड पे डाला होगा, फोटोज़ गैलरी या जो भी कुछ है ना। तो ये सब जो है ये सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हो पाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बस इतनी सी डेफिनेशन है, कुछ इसमें कुछ खास है नहीं। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो ये क्या मैनेज करता है? ऑल द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, है ना। अब रिसोर्सेज में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, हो सकता है मेमोरी है ना। हमें किस प्रोसेस को कब कौन सी मेमोरी देनी, कितनी देर के लिए देनी है, वो सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब डिसाइड करता है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे फीचर्स हैं, बट मेन प्रोसेस यही है, मेन उसका फीचर यही है कि हम प्रोसेस को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके डेफिनेशन पे जाएं, जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हम प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, एप्लीकेशन, मॉनिटर, सबको यूसेज में कैसे ला पा रहे हैं? ओनली थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। अब इट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। ये तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। फिर मैनेजेस द ओवरऑल रिसोर्सेज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर, तो ये मैनेज भी करता है ना। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? control and monitor the execution of all other programs that reside in the computer। जितने भी बाकी प्रोग्राम्स है ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई गेम है या फिर कोई म्यूजिक ऐप है या कोई चैटिंग ऐप है, उस सबको भी मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। और आपको अगर एग्ज़ाम में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखने को आए तो आप इसमें सबसे पहले उसके बारे में डेफिनेशन लिखिएगा। फिर आप ये डायग्राम बना दीजिएगा जिसमें यहाँ पे हार्डवेयर है ना। जैसे मैंने बताया, हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो कुछ भी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट करवाता है। अच्छा, अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं एंड फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब काइंड ऑफ एप्लीकेशन है जिन्हें हम इंस्टॉल करते हैं फ़ोन में, है ना। और फिर अनइंस्टॉल कर देते हैं अगर हमें इसकी नीड नहीं है तो। बट सिस्टम सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? उस फ़ोन को या लैपटॉप को चलाने के लिए, बेसिक चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स की यूज़ आता है वो इनबिल्ट रहते हैं ना पहले से। मतलब हम उन्हें ऐप को, उन चीज़ों को डिलीट नहीं कर सकते उन सॉफ्टवेयर्स को। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यही सब कम्युनिकेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। एंड और हम बाकी सारे काम करवा सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या देख सकते हैं? माइक्रोसॉफ्ट, जैसे मैं अभी
लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ उसमें माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर रही हूँ, लिनक्स का भी होता है, एप्पल होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, मैक ओएस, यूबंटू, आप इनमें से एग्जांपल लिख सकते हैं। तो आप अगर आप इसकी रियल लाइफ एनालॉजी देखना चाहेंगे तो जैसे एक होटल मैनेजर है, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए एक होटल है, हम कोई होटल में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी टेबल है, टेबल वन, टेबल टू, बहुत सारी टेबल है, ठीक है, कुछ बुकड होंगी पहले से, कोई किसी में कुछ खाना खा रहा होगा, कोई पहले से रिजर्व्ड होंगी, कोई खाली होने वाली होंगी। तो ये कैसे, तो ये मैनेज कौन कर रहा है? ये होटल मैनेजर मैनेज कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम इट, हमें अगर रूम बुक कर रहे हैं तो वहाँ के एलोकेशन डी एलोकेशन भी होटल मैनेजर कर रहा है, ठीक है, कौन रूम पर आ रहा है उसका पूरा बिलिंग से लेके उसकी डिटेल्स फिलिंग तक सब कुछ एक तरीके से होटल मैनेजर कर रहा है। सेफ्टी का कंसर्न कि हमें अपने कस्टमर्स की सेफ्टी रखनी, वो भी होटल मैनेजर कर रहा है। तो अगर अगर ये चीज़ नहीं हो तो क्या हम डायरेक्ट किसी रेस्टोरेंट या होटल से कम्युनिकेट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। सो इट वुड बी इम्पॉसिबल। अब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ जान लिया है। अब हम जानेंगे व्हाट आर द गोल्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है इजी टू यूज होना चाहिए, ठीक है, मतलब यूजर की कन्वीनियंस होना चाहिए और एफिशिएंट होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस एफिशिएंट होना चाहिए। मतलब अगर हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि हम उसे यूज़ नहीं कर पाए, इट शुड नॉट बी कॉम्प्लेक्स। सेकंड, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन करा सके इजीली, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। रिसोर्सेज को मैनेज कर सके, कब किसको कौन सा मेमोरी देना है, कब कहाँ किसको कहाँ पे स्पेस देना है, ठीक है, ये सब का मैनेजमेंट भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी। तो ये गोल्स है जो एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम में होने चाहिए, ठीक है ना। अब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर आप टाइमलाइन देखें तो 1956 के अराउंड जो था और 1960 के पास IBM डेवलप्स अ सीरीज ऑफ ओएस फॉर 360 सीरीज। ऐसा कुछ होता था कि मतलब धीरे 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 ऑपरेटिंग सिस्टम हम फाइनल अभी हम मोबाइल यूज कर पा रहे हैं। बीच में बहुत कुछ आया, मैकडॉस आया, एप्पल 2 रिलीज हुआ, यूनिक्स बना, है ना। आप इस तरह की टाइमलाइन बना सकते हैं। बट अगर टाइमलाइन अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लग रही है तो हम बेसिक 7 स्टेप के इवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आया था? नो ऑपरेटिंग सिस्टम। नो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑब्वियसली जैसे इसका नाम है कि ऑपरेटिंग सिस्टम था ही नहीं, जहाँ पे हम मैनुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स करते थे। जब हमारे पास कंप्यूटर था, प्रोग्रामर इसमें हर टाइप का प्रोग्राम लिखता था, फिर उसका एग्जीक्यूशन होता था, है ना। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्रोग्रामर, और इसमें कुछ भी हिडन नहीं रहता था, मतलब नो एब्स्ट्रैक्शन रहता था और प्रोग्रामर सब कुछ कंट्रोल करता था। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ENIAC, ENIAC, ओके। सेकेंड इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर जब रहता था उसमें हम लोग जॉब्स के फॉर्म पे एलोकेशन कर देते थे, ठीक है, जैसे ये सिमिलर टाइप की जॉब्स है, ये सिमिलर टाइप की जॉब्स हैं, ओके। तो सिमिलर टाइप की जॉब्स मतलब प्रोसेसेस, जो एक तरह की प्रोसेसेस होती थी उनको हम लोग ग्रुपिंग करके इकट्ठा एग्जीक्यूशन करवा देते थे जिससे हमारा टाइम बचता था। तो इसमें क्या यूज़ होता था? JCL करके यूज़ होता था, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। एंड इसका एग्जांपल क्या है? पेरोल सिस्टम। एंड इसका एक और पॉइंट क्या है? रेसिडेंट मॉनिटर लोडेड फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले रेसिडेंट मॉनिटर जो होता था उसको पहले लोड किया जाता था, और इसमें यूज़र का इंटरेक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम पे नहीं होता था, नो यूज़र इंटरेक्शन। थर्ड क्या है? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि 1960s एंड 70s के बीच में आया था। सो इसमें हम लोग क्या करते थे? मल्टीपल जॉब्स को मेमोरी में साइमल्टेनियसली रखते थे। जैसे हमारी मेमोरी है, अब इसमें हम लोग 1 2 3 मल्टीपल प्रोसेसेस को इकट्ठा मेमोरी में रखते थे, और CPU हमारे पास एक ही रहता था। तो CPU पहले ये वाली प्रोसेस करवाएगा, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर से ये वाली, फिर से ये वाली, फिर से ये वाली। तो CPU स्विचेस टू नेक्स्ट जॉब ड्यूरिंग इनपुट आउटपुट, जिसके कारण CPU यूटिलाइजेशन बेहतर हो पाता था। और इसमें मेमोरी मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट
रोल रहता था कि ताकि हम इनको जितने भी हमारे पास प्रोसेसेस हैं उनको अच्छे से मैनेज कर सकें। और सीपीयू को शेड्यूलिंग भी करवानी पड़ती थी, मतलब पहले हमें P1 को भेजना है या P2 को भेजना है या P3 को भेजना है, कौन सी प्रोसेस को हमें प्रायोरिटी देना है और कितने टाइमिंग के लिए देना है, ये भी इम्पोर्टेंट रहता था। ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे आया, जो IBM सिस्टम और 360 में हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फोर्थ इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो 1970s टू 80s पे आया। इसमें मल्टीपल यूजर्स यूज द सेम सिस्टम इंटरेक्टिवली। तो जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो इसमें एक से अधिक यूजर्स को हम लोग लगा सकते हैं यूज करने में। ठीक है, ईच यूजर गेट्स अ टाइम स्लाइस क्वांटम। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यूजर 1 है तो उसको मान लो 15 सेकेंड्स के लिए हमने यूज करने के लिए दिया, फिर उसके बाद हम उसे होल्ड पे डाल देंगे एंड हम यूज़र 2 को देंगे, वो 15 सेकेंड के लिए यूज़ करेगा एंड एक्सेट्रा जितने भी यूज़र्स रहेंगे उस हिसाब से। इसमें हमें फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती थी। फास्ट कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग मतलब कि यूज़र 1 से यूज़र 2, यूज़र 2 से यूज़र 3 जल्दी जल्दी कराना पड़ता था। ठीक है, ताकि हम बेटर परफॉर्मेंस ला सके। तो इसका एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे, यूनिक्स का टर्मिनल्स। नाउ अब हम पांचवे पे आते हैं, जो 1980s 90s के टाइम पे आया, क्या, पर्सनल कंप्यूटर्स, जो कि इंडिविजुअल यूजर, जैसे हम लोग अपने घर पे पीसी ले आए उसके लिए यूज आता था। इसमें GUI होता था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसके कारण हमारा विजुअल अपीयरेंस, मतलब कंप्यूटर का हमें प्रॉपर एप्स आइकन्स इस सब पे प्रॉपर दिखता था। माउस आइकन्स, विंडोज एंड ये सब यूजर फ्रेंडली, मतलब इजी टू यूज हो गया, है ना, कि कोई नॉर्मल बच्चा या फिर जो इतना पढ़ा लिखा नहीं, वो भी देख देख के मतलब वर्क कर सकेगा। जैसे विंडोज 95 आपको याद होगी, जो एक मतलब बॉक्स टाइप का मॉनिटर जिसका दिखता था। और मैक, एप्पल ने मैक ओएस लाया था। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम आया 1990s से 2000s के बीच में, जहाँ पे सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत सारी मशीन के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थे। जैसे अमीबा लोकस हो गया है ना, तो एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स के, मतलब C1 C2 C3, अब सेम रिसोर्सेज अलग अलग कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। और हमें क्या लिखता था, हमें उसमें क्या लगता था कि अपीयर्स एज अ सिंगल सिस्टम टू यूज़र, और यूज़र को वो सिंगल सिस्टम लगता था, बट इन एक्चुअली द सिस्टम रिसोर्सेज वर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीपल मशीन्स। हमें इसमें ये पॉइंट याद रखना है। ये लार्ज स्केल नेटवर्क्स में यूजुअली यूज़ होता था। और फिर मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आया, जो हम करंटली यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम मोबाइल डिवाइसेस का सपोर्ट हो रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग हो रहा है, वर्चुअलाइजेशन कर पा रहे हैं, मतलब उस पर यूज़ हो रहा है। इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, हम फोकस क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे। ठीक है, जैसे आपके फ़ोन भी है, उस पर रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं ताकि कोई भी हैक ना कर सके, वायरस वगैरह ना अटैक कर सके, फिर उससे कुछ फाइल डिस्टर्ब ना हो सके। फिर यूजेबिलिटी, इजी टू यूज़ एंड कनेक्टिविटी, इजी टू कनेक्ट। इसमें हम लोग लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS एंड विंडोज़ 11 एज एन एग्जांपल ले सकते हैं। सो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको क्या याद रखना है, नो ओएस, पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, फिर बैच ओएस आया जहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग करते थे, फिर मल्टी प्रोग्रामिंग आया, है ना, मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करते थे, फिर टाइम शेयरिंग आया, मल्टीपल यूजर्स कॉन्टेक्स्ट स्विच करके यूज़ कर सकते हैं, फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ओएस आया, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड आया, एंड नाउ मोबाइल, या फिर हम लोग करंट की बात करें तो वो चल रहा है। ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एंड अगर आप इसे ध्यान से समझे तो ये रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच करता है। मतलब रियल लाइफ में जैसे एक मैनेजर, आप कहीं का भी मैनेजर ले लें, वो जिस तरह काम करता है उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, पर अगर हमें एग्जाम में लिखने को आए और हमें टॉप 5 अगर कोई कहे तो हम उसमें प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड यूजर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। तो प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें सीपीयू शेड्यूलिंग करवाते हैं। मतलब अभी मैंने आपको बताया, मान लीजिए मेरे पास तीन प्रोसेस है, P1 P2 P3। अब प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए एक है म्यूजिक का, म्यूजिक बजा रही हूँ, एक में चैटिंग का है ना, और एक मेरा कुछ वीडियो स्ट्रीमिंग या जूम कॉल, एनीथिंग, कुछ भी हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल। तो अब मुझे मान लीजिए अभी मैं म्यूजिक सुन रही हूँ, बट मैं म्यूजिक
मैंने स्टार्ट कर दिया, बट अब मुझे वीडियो कॉलिंग पे जाना है तो मैं म्यूजिक को पॉज करके P3 चलाऊंगी। अब मुझे चैटिंग करना है क्योंकि किसी का मैसेज, किसी इंपॉर्टेंट इंसान का मैसेज आ गया तो हम P2 कंटिन्यू करेंगे। इस तरह हमें सीपीयू, ये सब कंट्रोल कौन करता है? सीपीयू को कंट्रोल करना पड़ता है। अब ये कैसे? क्योंकि सीपीयू एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। ओके, अगर हमें मल्टीपल बहुत सारी प्रोसेस इकट्ठा करवानी है तो हमें मल्टीटास्किंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि जिसमें अलग अलग सीपीयूज हम यूज़ कर सकें। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट में हमें क्या याद रखना है? सीपीयू शेड्यूलिंग। जैसे हम लोग ऐप के बीच में स्विच कर सकते हैं, है ना, अलग अलग ऐप्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट। अब हमें किस ऐप को कितनी मेमोरी देनी है ना, क्योंकि रैम अगर आइडिया हो तो उसमें लिमिटेड मेमोरी आ सकती है। अगर उसमें ओवरलोडिंग आ गई तो हम उसमें से कौन सी ऐप को किस में भेजेंगे? सेकेंडरी मेमोरी में भेजेंगे, है ना। ये डिसाइड करना का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो रैम का एलोकेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। जैसे रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स को जब हम रन करते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा ओवरलोड आ जाता है अब कोई भी सिस्टम में, तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम आता है, जो कि कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। थर्डली इज फाइल मैनेजमेंट, जिसमें फाइल हैंडलिंग करते हैं। अगर आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या मतलब किसी में भी देखें, कोई भी डिवाइस में देखें, फॉर एग्जांपल हम अपने लैपटॉप का एग्जांपल लेते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स रहती हैं। ठीक है, मान लीजिए फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री। फिर उसके अंदर हो सकता है पहले में इमेजेस हों, है ना, फिर दूसरे में म्यूजिक अलग अलग टाइप का हमने स्टोर करके रखा हो, तीसरे में डॉक्स हमने स्टोर करके रखा हो, डॉक्यूमेंट्स, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट है, इनका पाथ, है ना, इनका साइज, और इन मतलब अगर आप देखते होंगे उसमें सारा इंफॉर्मेशन इनके रिगार्डिंग स्टोर्ड रहता है उस डिवाइस में। तो ये सब ट्रैक कौन करता है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही ट्रैक करता है। तो फाइल का मैनेजमेंट भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब इनपुट आउटपुट कंट्रोल। अब मान लीजिए मैं कोई कंप्यूटर से यूज़ कर रही हूँ, उसमें मेरे को कीबोर्ड भी मैंने लगाया है, माउस भी लगाया है, प्रिंटर भी लगाया है। मैं कीबोर्ड भी साइमल्टेनियसली यूज़ कर रही हूँ, माउस भी यूज़ कर रही हूँ। फिर मैंने उसमें 10 पेज प्रिंट करने के लिए भी प्रिंटर के थ्रू लगा दिया है। सो हमको ये भी मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की नीड होती है। जैसे यूएसबी केबल्स रहती है यूसेज, अगर आप अपने लैपटॉप पे देखें तो लेफ्ट एंड राइट साइड बहुत सारे पोर्ट्स रहते हैं जिसमें हम अलग अलग टाइप के डिवाइसेस को इंसर्ट करके और हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर सिक्योरिटी पर्पस के लिए मतलब एक्सेस कंट्रोल, हम अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को या फिर फ़ोन को किसको अलाउ कर रहे हैं, हम इसमें पासवर्ड लगा रहे हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा रहे हैं, और या फिर फिंगरप्रिंट लॉक या जो कुछ भी है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फिर यूआई मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस, है ना, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, वॉलपेपर, लॉक स्क्रीन का क्या होना चाहिए, एंड हमें क्या थीम पे चाहिए है, एंड ऑल आइकन्स का किस टाइप का थीम होना चाहिए, शेप होना चाहिए, ये सब कुछ भी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। फिर नेटवर्किंग, कनेक्टिविटी, जैसे इंटरनेट शेयरिंग एंड फाइल एक्सेस। तो अगर हमको इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो ये भी गूगल क्रोम से जाके होता है ना, तो विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम हम ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। या फिर कोई हमें फाइल एक्सेस करनी है या हमें डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, तो हम अपने सिस्टम में डाउनलोड कर रहे हैं सर्वर से, तो वो सब भी कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये चीज़ बहुत सिंपल है। अब मैं आपको बैक टू दैट एग्जांपल ले जाना चाहूँगी। जैसे अगर होटल मैनेजमेंट, बहुत सिंपल बात है, होटल मैनेज कर रहे हैं अपन, अगर हम बुकिंग करवा रहे हैं, ठीक है, और किसको कब हमें टेबल अलॉट करना है, रूम अलॉट करना है, कब डिलोकेट करना है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया? प्रोसेस मैनेजमेंट का हो गया। फिर मेमोरी मैनेजमेंट का, हमें कितना, अगर 4 लोगों की फैमिली है तो मैं कितना बड़ा रूम देना है, सिक्स सिक्स 6 लोग आ गए या फिर 12 लोग आ गए तो मैं उन्हें फैमिली साइज टेबल अलॉट करना पड़ेगा, तो वो। फिर डेटा मेंटेन, उनका बिलिंग वगैरह, डेटा मेंटेन क्या हो गया? फाइल मैनेजमेंट हो गया। सेफ्टी तो कॉमन ही है। तो
टू बी ऑनेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी, मतलब बहुत ही हम रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उसके बिना एक कंप्यूटर को हैंडल करना विल बी इम्पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट। अब हम इसके डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट की अगर बात करें तो क्या मैनेज करता है? क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस को किस टाइम स्टॉप करना है, ये प्रोसेस मैनेजमेंट का ही काम होता है। फिर सीपीयू को अलग अलग टास्क का एलोकेशन करना भी प्रोसेस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट होता है। और अगर मल्टीटास्किंग हो रही है और प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन करवाना, मतलब बहुत सारी प्रोसेस चल रही हैं, है ना, अब कोई भी अटकनी नहीं चाहिए, तो वो सिंक में लाने के लिए प्रोसेस मैनेजमेंट काम होता है। जैसे स्विचिंग बिटवीन क्रोम, वर्ड, स्पॉटिफाई, ये तो मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया। फिर मेमोरी मैनेजमेंट में कीप ट्रैक्स ऑफ मेमोरी यूसेज, कितनी मेमोरी यूज़ हो गई है, कितनी स्पेस बची हुई है, ज़्यादा स्पेस नहीं बची है तो एक अलर्ट देना, है ना, एलोकेशन, डी एलोकेशन, ये सब भी मेमोरी मैनेजमेंट बताता है। फिर इसमें एग्जांपल क्या, मल्टीपल ऐप्स यूजिंग रैम विदाउट क्रैशिंग। बहुत सारे ऐप, हम 10-10 ऐप भी कभी कभी चलाते हैं, भले फिर स्लो डाउन हो जाता है, बट हम यूज़ तो कर रहे हैं ना, तो ये भी मेमोरी मैनेजमेंट के अंडर आता है। फिर फाइल मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेस फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, प्रोवाइड इंटरफेस फॉर स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड नेमिंग फाइल्स, है ना, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, और उनको हम नाम देते हैं ना, क्रिएट करते हैं, है ना, क्रिएट फोल्डर, क्रिएट न्यू फोल्डर, रीनेम करते हैं। फिर उसको किसका किसका एक्सेस होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं तो उसमें हम लॉक भी लगा सकते हैं, तो ये फाइल मैनेजमेंट के अंडर आता है। जैसे सेविंग अ फाइल इन सी कॉलन कोलन यूजर डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, ये उसका पाथ, रिलेटिव पाथ है। अब हम डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, जो कुछ भी हम यूएसबी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अभी मैं पेन टैब यूज़ कर रही हूँ, तो ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है। ठीक है, एलोकेट्स डिवाइसेस टू प्रोसेस व्हेन नीडेड, है ना, जब भी हमें जो भी प्रोसेस नीड होती है वो सब हम डिवाइस को एलोकेट करते हैं। जैसे प्रिंटिंग का फाइल वाइल ब्राउजिंग द इंटरनेट, हम यहाँ इंटरनेट चला रहे हैं और वहाँ बैक एंड में क्या हो रहा है, पेजेस प्रिंट हो रहे हैं लगातार। फिर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, अनऑथराइज्ड एक्सेस से हमें बचाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है। और यूज़र ऑथेंटिकेशन अगर करना है कि ये वैलिड यूज़र है नहीं, परमिशन हमें क्या, कैमरा, माइक्रोफोन, किस किस के परमिशन ऐप पे दे रहा है, फ़ोन पे भी वो ये चीज़ें होती हैं, हम ऑनलाइन भी कुकीज़ आती हैं, वो सब भी हम कैसे कंट्रोल कर पा रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज़ द न्यू बॉस। और फिर हाँ, तो इसका एग्जांपल पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉगिन एंड एंटीवायरस कंट्रोल। नाउ यूज़र इंटरफेस, यूआई तो बहुत ही इजी, मतलब ये तो कोई छोटा बच्चा भी बता देगा कि जैसे हम एप्स हैं, है ना, बैकग्राउंड कलर वॉलपेपर, स्टार्ट मेन्यू, टर्मिनल, विंडोज एक्सप्लोरर, ये सब का आउटपुट, नोटिफिकेशन, ये सब कैसा होता है? यूज़र इंटरफेस मैनेजमेंट से होता है। फाइन, तो दिस वाज ऑल बाय माय साइड, जिसमें हम लोग ने क्या क्या आज कवर करा। जिसमें हम लोग ने सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने डेफिनेशन डेफिनेशन कवर करी, गोल्स कवर करा, ओके, रियल लाइफ एनालॉजी या फिर एग्जांपल, आप एनालॉजी कह लीजिए, एग्जांपल कह लीजिए, जो भी, वो हमने इसके बारे में पढ़ा। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ओएस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फंक्शन ऑफ ओएस। ठीक है, अगर हम अब आगे जाके पढ़ेंगे ना, किसके बारे में, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हमको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि हमने जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ ना, उसी से काइंड ऑफ कहीं ना कहीं टाइप्स भी कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, वो भी एक टाइप होता है जो अभी हमने पहले पढ़ चुका है, तो ये चीज़ें इसमें कॉमन हो गई। ठीक है, तो अपना यहाँ तक का सिलेबस हो गया है। ओके, अब हम आगे का देखेंगे, फीचर्स भी काइंड ऑफ हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए माय चैनल को, एंड हम अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम टाइप्स डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम।